पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे शॉक वेव थेरेपी की इंडिकेशंस क्या होती हैं। अच्छा, इसको हम डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बोन रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिलेड बॉन हीलिंग में, जो कि हम लोगों ने इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा हमने कहा था ये बाउंड हीलिंग में हेल्प करती है, ठीक है, उसको प्रमोट करती है। नंबर 2, अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर में हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो फिर इसमें हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, मजीद अगर आप शॉक वेव लगा देंगे वो उसको डैमेज कर देंगे। लेकिन अगर माइक्रो स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो फिर आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट विद केयर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एक कंडीशन होती है जिसको हम OCD कहते हैं, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसमें बेसिकली डेसिकन्स होता है जो कि हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, स्किन पैथोलॉजीज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था स्कार टिश्यूज को अच्छा खासा ब्रेक डाउन करती है। फिर अगर किसी जगह पर सेलुलाइट बन गई, ये भी एक स्किन कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर स्किन के ऊपर डिफरेंट मार्क्स और स्कार्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना डिलेड बाउंड हीलिंग में ऑब्वियसली इसको इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो स्किन अल्सर्स हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, अगर हमारे पास कोई टेंडिनोपैथी हो गई है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फोकस शॉक वेव थेरेपी, जिसके अंदर हम कहते हैं टेनिस एल्बो की कंडीशन है, ओवर यूज इंजरी कोई हो गई है, या फिर एक्यूलीज टेंडिनोपैथी है, उसके अंदर हम जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, इसको मसल पैथोलॉजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम अगर किसी को है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल स्प्रेन है तो उसके अंदर हम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हीलिंग को प्रमोट करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नंबर 5 हमारे पास आती है कोई भी न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी है, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, पेन परसेप्शन को कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्पेस्टिसिटी की कंडीशंस में, ठीक है। और हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं CTS में यानी कार्पल टनल सिंड्रोम में, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी मीडियन नर्व है वो इम्पिंज हो गई होती है, उस वजह से ये उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में हमारे पास क्या आती है, मस्कुलोस्केलेटल कुछ पैथोलॉजीज है जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन को उस जगह पर रिड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम इसको जो है ना वो एक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ट्रिगर फिंगर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिगर फिंगर में हमें पता है हमारी जो फिंगर्स है वो जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो जाती है, इस तरह की कंडीशन। फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डी कवेन टीनोसाइनोवाइटिस में, जो कि हमारे थंब की कंडीशन है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, एडक्टर मसल्स वगैरह इसमें अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस नर्व लाइन CRPS में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन कैल्सिनोसिस में कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मेनली इंपॉर्टेंट है बोन पैथोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बोन हीलिंग को प्रमोट करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके इफेक्ट याद रखते हैं कि कौन सा इफेक्ट इसमें यूज हो रहा है। स्किन पैथोलॉजीज में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्कार टिश्यू के ब्रेक डाउन कराती है, बाउंड हीलिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अलावा टेंडिनोपैथी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर कंडीशन में जिसमें मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है उसके अंदर क्योंकि ये पेन परसेप्शन पैथवेज को ब्रेक डाउन करती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये टेंशन को ऑब्वियसली रिड्यूस करती है, क्योंकि जब भी टिश्यूज के ऊपर लगती है तो कुछ इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में, डी कर्वेन में, ट्रिगर फिंगर में पेन को रिड्यूस करने के लिए या उन टिश्यूज को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट हम लोग इसको एक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे पास इतनी और थेरेपीज़ हैं, ऐसी क्या बेनिफिट्स हैं शॉक वेव थेरेपी में कि इसको भी अब जो है वो यूज़ किया जाने लग गया है। नंबर 1, एक ये पहली बात है, अगर हम लोग जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों ने ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। हमें पता है अल्ट्रासाउंड भी ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होती थी ना, तो ये हमारे पास इसकी चूँकि अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा हाई एनर्जी की वेव्स हैं, तो जब ये लगती है तो ये ब्रेक डाउन करा सकती है। इसीलिए वो कहता है कि समटाइम्स ये एक नॉन सर्जिकल मैथड प्रूव होता है डिफरेंट टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चूँकि एक इसके जो रिजल्ट हैं वो फ़ौरन से रैपिडली इसके जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा ये कि हाई लेवल ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मैंने आपको कहा था नॉन इन्वेसिव मेथड है जो टिश्यूज़ के साथ इन्वेड नहीं करता है, ठीक है। क्रॉनिक पेन को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव रह रहा होता है, ठीक है। इंजरीज और कंडीशंस ऐसे में हेल्प होती है जिनके अंदर कोई और थेरेपी हेल्प नहीं करती, तो शायद उसमें शॉक वेव थेरेपी हेल्प कर सकती है और मेडिकेशन की यूज़ की नीड को एलिमिनेट करती है। ये कुछ इसके सुपरफिशियल से जो मैंने आपके साथ कुछ बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वो कहता है कि अगर एक्टिव स्किन इन्फेक्शंस हैं तो हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो स्किन इन्फेक्शन एक जगह पे था तो वो आगे जाकर स्प्रेड हो जाए, ठीक है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके पास ऐसा आ रहा है जिसको ट्यूमर बना हुआ है तो ये ट्यूमर को ब्रेक डाउन करके उसको ऐसी जगह पे भेज सकती है जहाँ पर डिसलॉज हो सकता है, क्योंकि अगर हमने ट्यूमर एरिया पे लगा दिया तो वो डिसलॉज होकर कुछ ऐसी जगह पे जा सकता है, ठीक है, जो कि डैमेजेस हो सकता है पेशेंट के लिए। फिर अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है या अगर कोई पेशेंट आपके पास ओस्टियोपोरोसिस का आ रहा है और उसकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, इनिशियल स्टेजेस में नहीं लेकिन अगर बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है तो आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट उन पेशेंट्स के अंदर क्या कॉज कर सकती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज कर सकती है। अगेन कुछ बाकी कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर किसी पेशेंट को है, ठीक है, कोई कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस के साथ आ रहा है तो आप उस पर शॉक वेव थेरेपी ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम लोगों ने
क्या पढ़ा, कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़े। ये इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताऊं जिसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कैल्सिफिकेशन में, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में, प्लांटर फेशियाइटिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत कॉमनली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक का इंट्रोडक्शन था। बेसिक हम लोगों ने इसकी टाइप, शॉक वेव थेरेपी की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, टाइप्स कौन सी हैं, इसके अलावा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और बेनिफिट्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए।